में उतरे हुए हैं, लेकिन जब पति के ऊपर जिम्मेदारी हो पूरे प्रदेश की, तो पति की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पत्नी मैदान में है। घर से लेकर बाहर की जिम्मेदारी, भोजन से लेकर पति धामी के क्षेत्र में भ्रमण का दायित्व, मां की सेवा भी करनी है, पति के लिए प्रचार भी करना है। फैमिली के साथ सियासी जिंदगी भी जीनी है। ऐसी जिंदगी में क्या होता है, कितनी मुश्किलें और कितनी खुशियां होती हैं। इन्हीं पहलुओं पर आज हम नेताजी का फैमिली टाइम शो में बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी जी। चूंकि पुष्कर धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रसार में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा खटीमा सीट पे प्रचार के लिए उनकी पत्नी खुद इसकी कमान संभाल चुकी हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर भी रही हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा है चुनाव प्रचार का? देखिए, धामी जी जिन्होंने विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल में इतने सारे कार्य किए हैं, हमेशा ही लोगों के सुखों में दुखों में भागीदार बने हैं, उनके बीच में रहे हैं और बहुत से काम किए हैं उन्होंने अपनी विधानसभा में। एक विधायक रहते हुए जितनी उनकी जिम्मेदारियां थी उनसे अधिक उन्होंने काम किए हैं और 5 साल में 5 दिन की भी छुट्टी शायद ही उन्होंने ली होगी, कभी उन्होंने छुट्टियां भी नहीं ली। शिकायत है या तारीफ? कहने का मतलब ये है कि अपनी जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमेशा उन्होंने आगे रखा और अभी जब से वे मुख्यमंत्री बने तो तब से तो पूरे प्रदेश का भार उनके कंधों पर आया है और बहुत ही उन्होंने मेहनत करी है, रात दिन भागे हैं, दौड़े हैं और इतने निर्णय उन्होंने जो प्रदेश हित में लिए उससे बहुत ही लोगों में उत्साह है, जोश है, लोगों की नई उम्मीदें जागी हैं, आशाएं जागी हैं और सभी लोग बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए गीता धामी सरकार की खूबियों को भी गिनवाती हैं। उन्हें हर वो योजनाएं याद हैं जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 9.5 साल वर्सेस 6 महीने जो उनका कार्यकाल रहा बतौर सीएम, इसको जब आप बताती हैं लोगों तो क्या क्या काम गिनवाती हैं और कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों का? देखिए, ऐसा है कि धामी जी जब यहाँ से विधायक बने तो उन्होंने हर क्षेत्र में यहाँ पे काम किए हैं। हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे पहले के कार्यकाल में और अब इन 9.5 साल के कार्यकाल में, तो पहले किसी भी गांव में चले जाओ, गड्ढों में गड्ढे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। धामी जी ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है खटीमा क्षेत्र में और आज जाम की समस्या से निजात मिले इसके लिए जो है 64 करोड़ का बाईपास भी निकल रहा है पहिनिया से लेकर के चक्करपुर कुटरी, और जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम होंगे। साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे पहले जर्जर हॉस्पिटल, खंडर, ना डॉक्टर्स होते थे, ना जो है कोई अच्छा स्टाफ होता था और धामी जी ने यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया है। पे ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, साथ में केंद्रीय विद्यालय है, थारू हमारे जनजाति समाज के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण है, बीटेक कॉलेज में बीटेक भवन, आपका जो है पुस्तकालय भवन, बीकॉम की कक्षाएं जो है धामी जी ने यहाँ पे शुरू करी और यहाँ पे हर क्षेत्र में बच्चों के लिए एक बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है जिसमें 60 बेड का हॉस्टल बन रहा है और बड़े बड़े इंडोर गेम के लिए हॉल बन रहे हैं। और आपके पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे जो है आपका जंगल सफारी, क्रोकोडाइल ट्रेल जैसा कार्य शुरू हुआ है जिसमें रोजगार भी लोगों को बहुत आने वाले समय में मिलने वाला है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, देखिए मौसम बेहद खराब है, इसमें प्रचार के लिए निकली हुई है, कितनी चुनौती बन जा रहा है इसमें प्रचार करना आपके लिए? ऐसा है कि देखिए मौसम खराब है लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जहाँ भी जा रहे हैं लोग उत्साहित हैं काफ़ी। वो आशीर्वाद देने के लिए
जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और इंतज़ार भी करना पड़े तो बारिश में भी भीगते हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं अभी आने वाले हैं या मिलने हम जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है। तो बारिश में भी और धूप हो चाहे बारिश हो तो जो है लोग तैयार हैं, बहुत ही खुश हैं। बैकग्राउंड कभी आपका रहा है इलेक्शन का या फिर पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड हो एक होता है कि जिसने शुरू से देखा हो कि ऐसे बोलना होता है या ऐसे करना होता है या लोग शिकायतें लेके आते हैं तो रिस्पांस कैसा करना होता है, कभी बैकग्राउंड रहा है? नहीं, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरी तो जब शादी हुई थी, धामी जी जो है शहरी विकास मंत्री पद पे थे और शादी के 1 साल बाद उन्होंने जो है यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हीं से सीखती आई हूँ। मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, ये सब पॉलिटिक्स वगैरह जानते भी नहीं थे हम। और धामी जी जिस तरह से, क्योंकि वो बचपन से ही जो है उसमें रहे, पॉलिटिक्स में रहे और तो उनसे ही सीखते आई हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। चूंकि आप महिला लोगों के बीच में जाती होंगी तो जो बहुत वादे करती होंगी लोगों से, लोग भी आपसे उम्मीद करते होंगे कि चूंकि आप महिला है तो ज्यादा सोचेंगी महिलाओं के बारे में। क्या कोई ऐसी भी बात जब आप डिस्कस करती हैं तो पता चलती कि नहीं अब इस बार अगर सरकार बनी या चुनाव जीते तो हम लोग महिलाओं के लिए ये करेंगे, कैसी बात आती है? बिल्कुल, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ या महिलाएं मुझसे मिलती हैं तो देखिए उनकी उम्मीदें हैं कि वो घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ में कुछ आजीविका भी वो कमाएं और बाकी वो भी कुछ रोजगार करें, स्वरोजगार करें। तो उनका कहना यही रहता है कि हमारे लिए भी कोई स्वरोजगार हो और मैंने बहुत प्रयास करके हमारे अलग अलग जो है स्थानों से, संगठन से, यहाँ पे हमारे हंस फाउंडेशन है या फिर ONGC से हमने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है जगह जगह में, जिससे कि महिलाओं में बहुत खुशी है। 100 से 150 महिलाएं एक स्थान पे प्रशिक्षण ले रही हैं। तो हमने ऐसे प्रशिक्षण के जगह जगह में केंद्र खुलवाए हैं और आगे भी धामी जी ने जैसे यहाँ पे बेकरी ग्रोथ सेंटर, बिस्किट बेकरी ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे शुभारंभ किया था और 119 करोड़ का पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी ने जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद देने का निर्णय लिया और वो हर समूह को 5-5 लाख रुपए जो भी वो आजीविका जो करना चाहें, स्वरोजगार करना चाहें, उनके लिए देने का निर्णय लिया और वो उनको मिला भी है। 6-6 हज़ार रुपये हर समूह में भी सरकार ने अपनी ओर से देने का निर्णय लिया और महिलाएं बहुत खुश हैं। उनको जो है कुछ ऐसी धन की आवश्यकता थी कि अपना स्वरोजगार करें, तो वो अभी काफ़ी हद तक उनको बहुत अच्छा उनके लिए ये रहा है और अपना स्वरोजगार वो चला रही हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये गीता धामी हैं जो लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही हैं। खटीमा सीट पे, जिस सीट से पुष्कर धामी चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी मैदान में है। लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। उनकी खुद की सीट पर उनकी पत्नी गीता धामी प्रचार प्रसार कर अपने पति की सीट पर जन प्रचार के जरिए उनकी सीट को ज्यादा मजबूत कर रही हैं, लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन जो उनकी माता जी हैं वो घर पर रहती हैं और बेटे को आशीर्वाद देती हैं कि एक बार फिर से वो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले। उनकी माता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसे चल रहे हो? हाँ बेटा, ठीक चल रही प्रचार, बहुत बढ़िया चल रही है हमारे उत्तराखंड में प्रचार। खटीमा में बहुत बहुत प्रचार करने वाले और मंदिर बेटा सेम था और बहुत अच्छा काम कर मेरी, बहुत बढ़िया काम कर मेरी, अगले के लिए बहुत बढ़िया करोल और बहुत मेहनत कर मेरी, बहुत कष्ट है, रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगी रहे से, रात दिन मेहनत कर से बहुत। और 2022 में जीतो मंत्री मुख्यमंत्री बनोल पर का विश्वास है हमन। 2022 में क्या 2022 में बढ़िया होल, मुख्यमंत्री बनोल, इतनी मेहनत करने वाला इंसान की कम बोली भी ना, कोई कम न कर रहा, सब लग रहे हैं अपन अपन बाट, सब चारों तरफ बैठे सब सेवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है प्रचार। तो ये उनकी माता जी हैं जो ये कह रही हैं कि लगातार प्रचार कर रहे हैं पुष्कर धामी अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग सीटों पे, लेकिन माँ का जो आशीर्वाद है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से बचपन से लेके अगर अब तक बात की जाए तो जो भी चीजें आप करते हैं उसमें आपके अभिभावकों का साथ और माँ का आशीर्वाद दोनों ही बेहद जरूरी होते हैं। और पुष्कर धामी को यहाँ पर उनकी माँ का आशीर्वाद भी मिल रहा है, पत्नी का साथ भी मिल रहा है। देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता उनके साथ है या नहीं और क्या मिलता है उन्हें जनादेश। अनामिका सी, न्यूज़ 18 उत्तराखंड।
उत्तराखंड में चुनावी महासंग्राम हर रोज दिलचस्प मोड़ लेता है। चुनावी वादों के बीच नेताओं के प्रचार से समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 60 के पार बाजी जाएगी, लेकिन हरीश रावत बीजेपी का रथ रोकने के लिए तैयार हैं। आज इसी तैयारी पर अपने खास शो चुनावी लंच बॉक्स में हम हरीश रावत से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार कांग्रेस कैसा स्वाद चखेगी। घर के भोजन से लेकर कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी लंच बॉक्स में हरीश रावत से चुनावी चर्चा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाने उसके पहले तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी ओर से प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं का समय बदल चुका है और सुबह जल्दी निकलने के साथ साथ देर रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर। इस बीच क्या है उनका पूरा शेड्यूल, किस तरीके से वो परिवार के साथ साथ चुनाव प्रचार के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और साथ ही कैसा चल रहा है प्रचार, क्या कहता है उनके लिए उत्तराखंड का मिजाज, किस तरीके से वो प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मन की बात लोगों को बता रहे हैं। इसमें नेताजी के साथ लंच एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे नेता प्रचार नहीं कर रहे होते, सब खा रहे होते और बात कर रहे होते हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो लंच टाइम में देख रहे हैं आप कि जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, इसके बाद इनको प्रचार पे निकलना है। बहुत जल्दी में है आप जी। प्रचार कैसा चल रहा है? जी चला बहुत अच्छा। हाँ। और हमारा प्रचार जो है वो कार्यकर्ता आधारित है। अच्छा। हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत जोश है और इस समय जनता की जो मनोभावना है वो कांग्रेस के अनुकूल है और उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में जोश है। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए बीजेपी की ओर से। अभी जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है पुष्कर सिंह धामी, वो 5 महीने पहले उन्होंने कार्यकाल संभाला और अब वो नारा दे रहे हैं अब की बार 60 के पार। तो इस नारे का आधार क्या है? क्या वो काम के दम पर ऐसा कह रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो चुनाव को इफेक्ट करती हैं? आप क्या आधार मानते हैं 60 पार के? देखिए, काम के आधार पर यदि ये नारा दे रहे होते तो वो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में अवतार नहीं लेते। मैं अवतार लेने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को 4.5 साल भाजपा ने राज्य मंत्री तो अलग रहा, किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाने लायक नहीं समझा, जिसकी क्षमताओं को इतना कम तरह आंका, तो अनंतो गत्वा निराश भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री बदल करके तीसरा ले आए, कहा ले आए और ला करके जिस तरीके से अंधाधुंध उन्होंने खनन किया है, नदी नाले गाड़ गधेरे, गंगा यमुना पीली नीली रवाशन मालन सब खोद डाली, तो लोगों ने उनको खनन प्रिय मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी। खनन प्रिय मुख्यमंत्री। तो ये भाजपा के लोग नारा देने में सिद्धहस्त हैं, तो ये नारा उनका इस बार चलने वाला नहीं है। लोग ये देख रहे हैं कि भाई विकास तो ठप पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कोरोना काल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। सवाल ही सवाल हैं भाजपा के बाद। तो जब भाजपा के नेतागण इस बात को कहते हैं कि अब के 60 पार, तो गरीब आदमी, सड़क के किनारे खड़ा आदमी धीरे धीरे बुदबुदाता है कि अब के करेंगे तुम्हें तड़ी पार। तो ये जो चुनाव है वो भाजपा बनाम उत्तराखंड की जनता है। इस समय कांग्रेस तो निमित्त है, बदलाव की निमित्त है, तो कैसे हमारे कांग्रेस जन इस स्थिति का उपयोग करते हैं ये उनकी क्षमता पर, बल्कि मैं कभी कभी कहता हूं कि हम सब कांग्रेस के लोगों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। यदि हम इतने अनुकूल वातावरण में चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फिर हमारे लिए दूसरा मौका बड़ी मुश्किल से आएगा। फिर ठीक है। अच्छा, इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है, सीट बदल गई आपकी भी। इस बार आप लाल कुआं से चुनावी मैदान में हैं। क्या थोड़ी मुश्किल भी है या आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है कि चाहे जहां से लड़ जाओ कार्यकर्ताओं का साथ प्रेम उतना ही मिलेगा? देखो, मेरा अपना मानना है, इतने साल की राजनीतिक सेवा के बाद यदि मैं लोगों के दिल में नहीं हूं तो फिर मेरी राजनीति जो है कोई अर्थ नहीं रखती है। और इसलिए मेरे लिए कोई जगह, कोई मुकाम ऐसा नहीं है जिसको जो नया हो।
और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके दुख दर्द में हरीश रावत खड़ा न रहा हो। और उसमें हमारा लालकुआ के भी क्षेत्र है। और फिर लालकुआ, जिस उत्तराखंडियत की मैं मॉडल की बात करता हूँ, जिस उत्तराखंडी संस्कृति की बात करता हूँ, उसका जो है, इसको एक मानिए कि उसका आंगन है लालकुआ क्षेत्र। यदि यहाँ हरीश रावत लोगों के मन में नहीं है, लोगों के सामने नहीं है, तो फिर मेरा उत्तराखंडियत के नारे का या उत्तराखंड के जिन सरोकार की मैं बात करता हूँ वो बेमानी हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ के लोगों के मन में हूँ और भावना में हूँ और लोगों का समर्थन हमारे साथ रहेगा। राहुल गांधी अब एक्टिव हो गए हैं, अब वो चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। कल प्रहलाद जोशी की ओर से एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करते हैं बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो उन्होंने एक तंज के तौर पर राहुल गांधी के दौरे को लिया। आप कैसे लेते हैं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बढ़ जाएगा राहुल गांधी के दौरे करने से? ये भाजपा का घमंड है। जो बयान प्रहलाद जोशी जी का है, क्योंकि उसको मैं भाजपा के अहंकार की अभिव्यक्ति मानता हूँ। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति कितने शिष्ट हैं, ये उसको दर्शाता है। घोषणा पत्र को लेकर के बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दे रही है, ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का नजरिया यह है कि भाई किस तरीके से आपके एजेंडे में है नौजवान, पलायन, बहुत सारे मुद्दे जो उठा रहे हैं थारू जनजाति को लेकर के भी, उनको भी लेकर के। एक बात कहूं, हाँ, हम तो घोषणा पत्र को लेकर के सबसे आगे हैं। ये हमारा तीसरा चरण में घोषणा पत्र जो प्रियंका जी ने जारी किया है, तीसरे चरण में। अच्छा, हमने पहले 21 पॉइंट हाँ, उत्तराखंड के संकल्प के रूप में जारी किए। फिर हमने उत्तराखंड के 4 धाम 4 काम, जिनमें हमने कहा कि हम 5 साल में 40,000 न 4 लाख जो है स्थायी रोजगार सृजित करेंगे। जिसमें हमने कहा कि गांव-गांव, द्वार-द्वार हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे। जिसमें हमने लोगों से ये कहा कि जो अभावग्रस्त हैं या जिनके कोरोना काल में या दूसरे तरीके से बहुत नुकसान हो गया, काम ध्वस्त हो गए हैं और वो अब स्ट्रेस से खड़ा होना चाहते हैं, तो उनकी मदद के लिए ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और 5 लाख लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके सहारे के तौर पर हर साल हम 40,000 रुपया देंगे। ये तो बात रही चुनाव की, लेकिन अब मैं पूछूंगी पर्सनल कुछ सवाल। और सवाल ये होगा कि भाई जिस तरीके से लंच में स्पीड बढ़ी हुई है आपकी, जिस तरह से खा रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि यही हालात चलने वाले हैं 14 फरवरी तक। जब तक वोटिंग ना हो जाए तब तक चैन नहीं होगा। नहीं, इसके बाद और ज्यादा कठिन दौर आएगा। मैं उस कठिन दौर के लिए भी तैयार हूँ। इस समय तो हम जितना इम्तिहान हमारा है उतना ही इम्तिहान जिन सवालों के लिए हम जिंदगी भर लड़ते रहे हैं उन सवालों का भी है, और वो सवाल जिनके लिए हमने उठाए हैं उनका भी है। तो इसलिए इस समय तो हमने उत्तराखंड की जनता को समर्पित कर रखा है। रूटीन कैसा चल रहा है आपका? मगर रूटीन ठीक चल रहा है। हाँ। मगर इस समय थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। आज हमारे नेता राहुल जी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि भाई जो जिस तरीके से खा रहे हैं, पूड़ी भी है, रोटी भी है, पराठे भी है, साग भी है, चने भी है, आपको क्या पसंद है खाना, किस तरीके का खाना, और चुनाव में खा पा रहे नहीं खा पा रहे आप? बिल्कुल खा पा रहा हूँ। वैसे मैं गेठी की सब्जी पसंद कर रहा हूँ। अच्छा, हमारी है। ये मडुआ का है रोटी, इसको लोहट कहते हैं, मतलब मिली रोटी होती, मिक्स रोटी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कभी मेरी माँ बनाती थी। तो आज यहाँ जिस परिवार ने मुझे शरण दी है, तो उस परिवार ने जो है बसंत पंचमी के दिन ये रोटी खिला करके मेरा दिन बड़ा शुभ कर दिया। अच्छा, गेटी की सब्जी, मड़ुआ की रोटी। इसके अलावा ये खा पाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, किसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है? घात और गडेरी की सब्जी। अच्छा, ये जो खा लिया आपने अभी। रात में कब तक फ्री हो रहे हैं आज? ये बड़ा भी सब पसंद है मुझे। ये बड़ा जो खा रहे हैं आप। लेकिन आपके इस कार्यक्रम को देखने वालों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपनी जल्दीबाजी के कारण मैं बड़े शिष्ट तरीके से नहीं खा रहा हूँ। तो जो देखेंगे तो वो समझेंगे कि कितने अशिष्ट आदमी से
इतना अशिष्ट आदमी हरीश रावत, तो उन सब से मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं, वही जरूर समझेंगे कि चुनाव प्रचार का मौका है, किस तरीके से चुनावी गहमा गहमी बढ़ी हुई है, नेताओं को खाना खाने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मुझको मैंने पता नहीं जिंदगी के कितने हजार दिन नाश्ता गाड़ी में चलते चलते किया। अच्छा। हाँ, कहीं सड़क के किनारे मिल गया तो सड़क के किनारे खड़े खड़े किया। लंच बॉक्स कैरी करते चुनाव प्रचार के दौरान? जैसे बहुत सारे नेता सोचते कि भाई सुबह खाने को नहीं मिला, टिफिन पैक करके ले चले। हमारा टिफिन बॉक्स मोबाइल रहता, मोबाइल जहाँ पे मिल गया उसी में थोड़ा हाथ बटा लिया। ठीक है, तो ये हरीश रावत जी जिनको देख रहे थे आप, काफी जल्दी में है और आजकल नेताओं का शेड्यूल कुछ ऐसा हो भी गया है जहां पे उन्हें खाना खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के दौरे लगे हुए हैं, प्रदेश के हर इलाके को छूना भी है प्रचार के जरिए, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग शेड्यूलिंग कर रखी है, लिहाजा इस तरीके से इनका दिन बीत रहा है। हालांकि दावा जरूर ये किया जा रहा है कि उत्तराखंड इस बार बदलाव चाहता है, लेकिन जनादेश क्या होगा जनता का, ये देखने वाली बात होगी। 14 फरवरी की वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वो ये बताएंगे कि किसको मिल रहा है जनता का साथ। अनामिका, सी न्यूज़ 18 उत्तराखंड।